अ, आज फिर से हम नीट के पेपर के थ्रू नीट फिज़िक्स की रिवीजन करेंगे। और पिछले क्लास में हमने 2019 का जो पेपर था उसको पूरा डिस्कस किया था और उसके सारे 45 क्वेश्चंस से रिलेटेड थ्योरी का भी हमने ब्रीफली स्टडी किया था कि किस में कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व है। होपफुली उससे आपको मदद मिली होगी। तो आज हम एक साल पहले का और पेपर लेके आए हैं और वो पेपर है 2018 का पेपर। तो आइए हम सबसे पहले पेपर शुरू करते हैं। ये देखिए 91 से यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है और 135 तक फिज़िक्स का क्वेश्चन होगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो है कि द वॉल्यूम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस वैरीज विथ इट्स टेम्परेचर एज शोन इन द ग्राफ। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। ठीक है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है और साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इन्फो आपको दिया हुआ है। सबसे पहले जो गैस आपको दी हुई है वो एक मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस का गामा कितना होता है बताइए आप। मोनो एटॉमिक गैस का जो गामा होता है Cp/Cv का रेशियो होता है 5/3। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है। अब आते हैं अगले इंफॉर्मेशन पे। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि भैया प्रेशर जो है उसमें कांस्टेंट है। सो प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है और गामा की वैल्यू 5/3 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब्ड, W/Q का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर वर्क डन, जो फर्स्ट लॉ कहता है वो क्या कहता है बताइए कि डेल्टा Q जो होगा वो होता है डेल्टा U प्लस W। सही है? डेल्टा Q को आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कितना लिखते हैं? NCP डेल्टा T। डेल्टा U चाहे जो भी मर्जी प्रोसेस हो उसमें आप डेल्टा U को कितना लिखते हैं? NCV डेल्टा T। और W जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए W का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV इंटीग्रेटेड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। लेकिन चूंकि ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ इस इंटीग्रेशन में P बाहर आ जाएगा। ठीक है, और dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V2 माइनस V1 यानी डेल्टा V। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर वर्क डन सिंपली P डेल्टा V हो जाता है, जिसको आप NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? P डेल्टा V को NR डेल्टा T कैसे लिख दिया? PV इक्वल टू NRT होता है। दोनों तरफ अगर हम चेंजेस लेंगे तो एक साइड में प्रेशर चेंज होगा और दूसरी साइड में एक साइड में वॉल्यूम चेंज होगा और दूसरी साइड में टेम्परेचर चेंज होगा प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो अब आपका देखिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम लास्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। इतना इन्फो देना जरूरी है कि आप किसी भी क्वेश्चन में जाएं तो आपको बेसिक थ्योरी फिर से वही दोबारा जो है वो याद आए और उस पर आप आगे अमल कर सकें। तो देखिए हमें जो करना है, हमें किसका रेशियो निकालना है? W का और Q का रेशियो निकालना है। अब आप बताइए आप W को क्या लिखोगे? आप W को लिखोगे NR डेल्टा T और आप डेल्टा Q को लिखोगे NCP डेल्टा T। सही है? अब आप मुझे बताइए ये N डेल्टा T तो कट जाएगा। तो अब आप बताइए जो रेशियो आ रहा है W/डेल्टा Q का वो कितना आ रहा है बताइए?
तो ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है कितना, R डिवाइडेड बाई Cp। अब आप मुझे ये बताइए कि मोनो एटॉमिक गैस में गामा तो 5/3 होता है, तो बताइए आप Cp कितना होता है, Cv कितना होता है, याद है आपको? Cp की वैल्यू होती है मोनो एटॉमिक के लिए 5/2R। तो पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए, 2/5। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है 2/5, इसका किसी ना किसी ऑप्शन में होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसको हम सेव करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 हमें ये कहता है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप जो है दैट इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। If the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, the length of open organ pipe is okay. Now, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। किसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? पहले आइए ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ये होता है V डिवाइडेड बाई 2L। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है वो होता है V डिवाइडेड बाई 4L। क्यों होता है? पढ़ा है कभी आपने क्यों होता है? देखिए ओपन ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल नोड होगा उसमें 2 हाफ लूप बनते हैं ऐसे, ठीक है। एक हाफ लूप की जो लेंथ होती है, एक लूप की जो लेंथ होती है वो λ/2 होती है। तो कुल मिला के तो एक लूप बनाना है यहाँ फंडामेंटल में। तो जो टोटल लेंथ है इसको आप λ/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर एक लूप के इक्विवेलेंट लेंथ बना है तो λ/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो आप अब फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, इससे बताइए लैम्बडा कितना आएगा आपका। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा V डिवाइडेड बाई लैम्बडा। और V की जगह क्या लिखेंगे? V की जगह तो V ही लिखेंगे। और लैम्बडा की जगह क्या लिखेंगे बताइए? लैम्बडा की जगह लिखेंगे 2L। हो गया। इसी तरह से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर अगर बात करें तो जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी बनती है यानी फंडामेंटल मोड, उसमें केवल एक हाफ लूप बनता है। तो बताइए इसके पूरे लेंथ को क्या हम λ/4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4L आ गई। तो बताइए इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा फिर? वही V डिवाइडेड बाई 4L। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको दोनों का समझा दिया कि कितना कितना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। और अब सोल्यूशन में कुछ है ही नहीं। देखिए कहता है कि ओपन ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यानी V/2 ऑफ लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमेशा ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, मतलब पहला बनेगा आधे लूप पे, फिर अगला बनेगा 1.5 लूप पे। क्यों बनेगा अगला 1.5 लूप पे? क्योंकि इसमें कंप्लीट नंबर ऑफ लूप्स कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। तो आधे लूप के बाद अगला जो डायग्राम इसमें बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें कितने लूप से बताइए? 1.5 लूप है ना। 1.5 लूप का मतलब आपका L जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए? 3 λ/4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो थर्ड हार्मोनिक के अंदर लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 4L डिवाइडेड बाई 3। तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा फिर? V डिवाइडेड बाई 4L/3 यानी 3V/4L। तो थर्ड हार्मोनिक में इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3V डिवाइडेड बाई 4L, किंतु लेंथ अलग होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ अलग है। इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों जगह सेम होगा, सो वी आर गोइंग टू कैंसिल दैट। वेलोसिटी ऑफ साउंड कट जाएगा और 2 से कट के यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो वैल्यू है वो दी हुई है लेंथ, तो ओपन का निकालना है। तो ओपन का क्या लिखेंगे बताइए? 2LC डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे हम, नहीं? तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए? 2 इंटू LC की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 3, तो ये 40/3 है।
13.33 आना चाहिए, तो नियरेस्ट आंसर जो है दैट इज़ 13.2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों पाइप की कितनी कितनी होती है ये आपने पढ़ा, कैसे होती है ये आपने पढ़ा, तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है आपको। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो रिलेटेड है वो है कार्नोट इंजन यानी हीट इंजन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सबसे पहले मैं आपको कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताता हूं। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 1 minus T2 divided by T1, where T2 is the temperature of the sink cold reservoir and T1 is the temperature of the source that is hot reservoir. और ये टेम्परेचर ऑब्वियसली आप केल्विन में पुट करेंगे, दैट विल बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन freezing point and boiling point of water. So tell me, what is the freezing point of water in Kelvin? Obviously it is 273 Kelvin and the boiling point of water is 373 Kelvin. That's it. अब आपको केवल एफिशिएंसी निकालनी है, फॉर्मूले में रख दीजिए, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपका एफिशिएंसी आएगा 1 माइनस 273 अपॉन 373। ये सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा और नीचे में आएगा 273। परसेंटेज अगर निकालना है तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से। सो इट इज 100 हियर इनटू 100% एंड दैट डिवाइडेड बाय 373। तो बताइए किसके आसपास इसका आंसर होना चाहिए? आंसर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करिए। 10,000 डिवाइडेड बाई 373 आएगा। बताइए कैलकुलेशन करके कितना आंसर आया। देखिए ये लगभग मैं देखो अगर एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा 10,000% डिवाइडेड बाई, और इसको मैं चुपके से कर दूँगा 375। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट करो कैलकुलेशन में, तब आप बच सकते हो कैलकुलेशन से। मैं 25 से इसको काट दूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 4, और यहाँ कितना मिलेगा बताओ, 1, और यहाँ फिर आया 25, 12, 125, 5 मिलेगा मेरा। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 400/15%। मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 से डिवाइड करूँगा 400 को तो कितना मिलेगा बेटा, 80% डिवाइडेड बाई, इसको 5 से डिवाइड करूँगा बचेगा 3, बेटा 26.8% के आसपास आंसर होगा। कैलकुलेशन सीखिए, कम टाइम में एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो इट इज 26.8%, दैट इज द एफिशिएंसी। अब आइए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट व्हाट टेम्परेचर विल द, अगेन देखिए 2018 के पेपर में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी, तो अगर आप कैलकुलेशंस करना नहीं सीखेंगे तो आपको फिर समय ज़्यादा लगेगा, आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो कुछ वो भी टेक्निक्स बता रहा हूँ, उनको भी नोटिस करिएगा। एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के सरफेस से अगर किसी को एस्केप करना है या किसी पार्टिकल को एस्केप करना है तो बताएं उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। हम सब लोग जानते हैं कि अगर आपको सरफेस ऑफ अर्थ से एस्केप करना है तो आपकी वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, और एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सही है, आइए अब हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वो होगी 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के एब्सोल्यूट टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मॉलिक्यूल अंडर रूट, और ये वैल्यू आपके एस्केप वेलोसिटी के बराबर होनी ही चाहिए अगर उसको एस्केप करना है। तो इतना ही, अब टेम्परेचर निकालना आपको। अगेन कैलकुलेशन विल प्ले द पार्ट। 3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट अबाउट K की वैल्यू है
1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाई, यहाँ टी भी है ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाई m इज़ 2.76 इंटू 10 की पावर माइनस 26, और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए 11.2 इंटू 10 की पावर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, अभी किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आइए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं और टी के लिए इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो देखिए 11.2, अब यहीं से मैंने देखिए अप्रोक्सीमेशन शुरू कर दिया क्योंकि आंसर्स के बीच में काफ़ी गैप है। तो 11 मान लेते हैं इसको, और किलोमीटर के वजह से 1000 आएगा वहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर यानी 121 इंटू 10 की पावर 6। 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड है ना ये, तो इसको 11 मान लो 11.2 की जगह, 121 आ गया। उसके बाद देखिए ये 2.76 इंटू 10 की पावर माइनस 26, ये बेटा चला जाएगा ऊपर, और नीचे में आएगा 3 इंटू 1.38। देखिए एग्जामिनर भी आपकी मदद करेगा, बट आपको देखनी होगी कि उसने मदद कहाँ की है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ उसने कहाँ मदद की आपकी। ये कट जाएगा 2 से, आधा आधा काम खत्म हो गया आपका। ठीक है ना। अब इस 121 को मैं लगभग 120 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे लगभग 40 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं। अब आपका क्वेश्चन देखिए खुल गया बिल्कुल, कैलकुलेशन 80 यहाँ पे आ गया, 10 टू पावर माइनस 23, 10 टू पावर माइनस 26, ऊपर बचेगा 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 6, कितना बच गया बताइए, 10 की पावर प्लस 3 बच गया ना। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा लगभग 8 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन के आसपास, और मोस्ट सुटेबल आंसर इसका ये है। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन एग्जाम में। ठीक है, चलो इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रिलेटेड है ब्रूस्टर्स लॉ से। ऑप्शन भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, आइए पढ़िए। Unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu at a particular angle of incidence I. It is found that reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following options is correct for this situation? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ा इस ब्रूस्टर्स लॉ को हम एक बार समझ लेते हैं, बिकॉज इसमें तो प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो हमें थ्योरी को देखना पड़ेगा एक बार अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन में है आई इज साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंड reflected light is polarized with electric vector parallel to the plane of incidence, tan inverse 1 by mu, sin inverse 1 by mu। मैं देखो करेक्ट आंसर तो मुझे पता चल गया कौन सा है, लेकिन आपको पता चलने के लिए आपको पहले थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो आइए हम अपने बोर्ड पे आते हैं और इस बात को समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम दो मीडियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक मीडियम है और दूसरा मीडियम है। ठीक है, अब ये दूसरा मीडियम को हम जो है वो ये थोड़ा सा कलर कर दिया हमने, ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब इस डेंसर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम मान लेते हैं कि वो है म्यू डी, और रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल है, दोनों सरफेस के इंटरफेस के परपेंडिकुलर हमने बना दिया। ठीक है, अब हम अपना इंसिडेंट रे बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे है। ठीक है,
ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और भाई साहब ये जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी इसमें वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगा, हर डायरेक्शन मौजूद होगा, प्लेन के अलोंग भी और प्लेन के परपेंडिकुलर भी, ठीक है। अब जब ये एक पर्टिकुलर एंगल पे आप इसको इंसिडेंट करवाओगे, जिसको कि हम ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं या पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, यानी आईपी कहते हैं, ये हमें पता है कि किसी भी सरफेस से जब कोई रे टकराती है तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन या कंप्लीट रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता, दोनों साथ में होते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद एक रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी और एक रिफ्रैक्टेड रे भी आएगी। भैया जगह पे आ जाओ, क्या कर रहे हो? हाँ, और एक रिफ्रैक्टेड रे भी आएगी, तो वो भी हम बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा, ओ भाई साहब, मान नहीं रहा है, कह रहा नहीं जाऊंगा। चलिए एक काम कीजिए, आप जाइए, अब सही है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है रिफ्लेक्टेड रे है और इसका एंगल ऑफ आईपी है। भाई वीडियो में एडिट वेडिट नहीं करता, जो चलता है साथ में चलता रहता है, ठीक है। जितनी मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी कुछ है, फंबल है, सब कुछ चलता रहेगा साथ में, ठीक है। तो चलिए, अब इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर का, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस की। हमारा जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, इसके परपेंडिकुलर जो है वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा रिफ्लेक्टेड रे में, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं रिफ्रैक्टेड रे की, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो कुछ यूं होगा, और ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम ट्रांसमिटेड रे कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये हो गया इंसिडेंस रे भाई साहब। अब इसका एंगल हो गया एंगल आर, ठीक है। और ब्रूस्टर्स एंगल पे अगर आपने इंसिडेंस किया है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि रिफ्लेक्टेड रे एंड ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दोनों के जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होंगे और उसके परपेंडिकुलर। सो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ रिफ्रैक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे आर परपेंडिकुलर। और तीसरा और सबसे खास बात ये होता है कि क्या क्या बताया मैंने, रिफ्लेक्टेड और ये परपेंडिकुलर होते हैं और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बताइए 90 डिग्री हो गया, तो बताइए जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, क्या हम उसको 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, उसको मैं 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो ना 90 डिग्री तो यही हो गया, ठीक है। तो आई पी प्लस आर भी 90 डिग्री होगा, ठीक। अब आइए आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ क्या कहेगा बताइए, ये रेयरर मीडियम का म्यू आर इंटू साइन आई पी की वैल्यू हो जाएगी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ आर। और भैया साइन ऑफ आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ आर के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस आई पी। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये बन जाएगा कॉस, साइन बाई कॉस हो जाएगा टैन, टैन आई पी की वैल्यू हो जाएगी म्यू डी डिवाइडेड बाई म्यू आर, ठीक है। यानी इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर कह सकते हैं। तो गुरु अगर आपको आईपी निकालना है तो आप उसको टैन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर लिख सकते हैं। अब अगर बाहर में वैक्यूम है या एयर है तो ऑब्वियसली वो टैन इनवर्स म्यू के बराबर होगा। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब आप खुद देख लीजिए सर कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। आइए पहला, पहला ऑप्शन है
कि I इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ. So this is not correct. Reflected light is polarized with its electric vector perpendicular to the plane of incidence. Correct. Reflected light is polarized with its electric vector parallel to the plane of incidence. गलत, और ये तो गलत है ही है, तो ये सही जवाब हुआ इसका. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो इसको भी सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं. अब आइए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज 2 मिलीमीटर. क्यों ना कुछ समय बचाया जाए. सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स को हम डिनोट करते हैं बेटे स्मॉल डी से, तो ये डी हो जाएगा. एंड द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट यूज्ड इज 5896. तो ये लैम्डा आ गया हमारे पास वेवलेंथ. डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज 1 मीटर. कैपिटल डी आ गया हमारे पास. इट इज फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.20 डिग्री, 0.20 डिग्री. फ्रिंज विड्थ कितना होता है बताइए. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. कभी भी किसी भी पोजीशन को, जैसे आपने फ्रिंज विड्थ का पढ़ा ना, वैसे ही एक पोजीशन होता है ब्राइट फ्रिंजेस का, आपने पढ़ा होगा. ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन जो होती है उसको हम लोग लिखते हैं एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. इसी तरह इस जो आपके डार्क फ्रिंजेस होते हैं उनका जो होता है वो होता है 2n-1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d. ये फॉर्मूले मेन इसमें 3 होते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. अगर इनमें से किसी भी फॉर्मूले को आपको एंगुलर टर्म्स में शिफ्ट करना है, ठीक है, एंगुलर फॉर्म में लिखना है, रेडियन या डिग्री के फॉर्म में लिखना है, ठीक है. जैसे भाई ये मान लो स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है. अगर ये स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है सर, तो ये जो फ्रिंज यहाँ बनेगा इसकी लीनियर पोजीशन क्या होगी, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, जो भी है वाई होगी ना. ये इसका एंगुलर पोजीशन है. तो लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन यही होता है. और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है देखिए, साफ साफ दिखाया गया है यहाँ पे. ये रिलेशन होता है tan थीटा इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई डी. सही है. इसी तरह फ्रिंज विड्थ को भी एंगुलर फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे, तो एंगल के फॉर्म में पूछेगा. ये जो है ये फ्रिंज की चौड़ाई है, उसकी वो एंगल कितना सबटेंड करेगा इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है. ऊपर वाला पॉइंट पहला स्लिट है, नीचे वाला पॉइंट दूसरा स्लिट है. वो एंगल कितना सबटेंड करेगा ये भी पूछा जा सकता है. जब भी कोई लीनियर फॉर्मूले को एंगुलर फॉर्मूले में बदलना हो तो सीधा सीधा उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दीजिए. बिकॉज दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल. दिस इज tan थीटा इक्वल टू वाई बाई डी. दिस विल चेंज इनटू थीटा इक्वल टू वाई बाई डी, बिकॉज इसमें जितने भी एंगल है सारे बहुत स्मॉल होते हैं. ठीक है. तो अब बताइए, अगर इस पे आपका क्वेश्चन आया है तो एंगुलर विड्थ को, जिसको कि मैं डेल्टा थीटा से डिनोट करता हूं, क्या आप उसको लैम्डा बाई डी लिख सकते हैं क्या. कैपिटल डी से डिवाइड कर दिया. किसी भी लीनियर वाले फॉर्मूले को एंगुलर में कन्वर्ट करना है तो कैपिटल डी से डिवाइड करना है फॉर्मूले को. समझ गए. जैसे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछेगा लेकिन एंगुलर पोजीशन पूछेगा तो लिखेंगे n इंटू लैम्डा बाई स्मॉल डी. ठीक है. फ्रिंज विड्थ को पूछा, कैपिटल डी से डिवाइड कर दिया. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो इस केस में कहता है कि एंगुलर विड्थ दिया हुआ है. टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0.21 डिग्री द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड टू बी चेंज टू. वेरी इजी क्वेश्चन. फर्स्ट केस में आपका थीटा कितना दिया हुआ बताइए सर. थीटा फर्स्ट केस में हो जाएगा लैम्डा तो सेम रहेगा डिवाइडेड बाई जितना भी डिस्टेंस है, और सेकंड केस का जो थीटा होगा वो कितना होगा, लैम्डा तो सेम है. उस केस में आपने स्लिट का चेंज कर दिया पोजीशनिंग. तो अब हमसे आपको निकालने बोल रहा है कि ये d2 की वैल्यू कितनी होगी. तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा सर. थीटा 1 बाई थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी d2 बाई d1 के बराबर, हाँ कि ना. थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए. थीटा 1 की वैल्यू कितनी है बताएं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1. थीटा 1 इज 0.2 डिग्रीज. No need to convert in radian because it's a ratio. This is 0.21. And what about d1? d1 is 2 millimeter. So do the calculations. ठीक है. ऊपर में आएगा 20/21 इंटू 2. 20/21 इंटू 2 यानी 40/21, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम.
तो अब आप देखिए कि इसके क्या क्या ऑप्शन है। सोल्यूशन मैं सेव कर रहा हूँ, उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं। याद रखिएगा 40/21 हमारा आंसर है, ठीक है, मिलीमीटर में 40/21। देखो इस बंदे ने कितनी गलती करी है, इसने कैपिटल डी से डिवाइड। खैर हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे, भाई ये बहुत क्लोज ऑप्शन है तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो हमने निकालना है 40/21। तो आइए हम 40/21 निकालते हैं। 40/21 तो कितना होगा बताइए। 21 करेंगे तो फिर 19 बचेगा। 19 का मतलब हो गया डेसिमल देने पे 190। 21 इंटू या तो 8 गुना 8, 8 दूनी 16, और अगर 21 9 टाइम्स करे तो आएगा 9 दूनी 18। हाँ 1.9 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो आप अब बिल्कुल इत्मीनान से 1.9 यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। An astronomical refracting telescope will have a larger angular magnification and higher angular resolution when it has an objective lens of। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में कुल पूछा है। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है FO/FE, ठीक। लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है FO+FE, और 99% क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर आते हैं तो इसी पे आते हैं। तो और इसको याद करना ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब आइए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, खुद आप बोलिए कि आप क्या चाहेंगे। अगर मैग्नीफाइंग पावर हाई हो, एंगुलर मैग्निफिकेशन, देन व्हाट शुड बी FO? शैल इट बी लार्ज और स्मॉल? तो ये होगा लार्ज, क्योंकि FO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो FO की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, FO की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। दूसरा कहता है डायमीटर। अब देखिए जो टेलीस्कोप होता है उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, हमेशा देखा होगा कि क्यों लार्ज होता है। समझिए जो आपका हेवनली बॉडीज है वो बहुत दूर है, ठीक है, और दूर होने के वजह से जो उनसे लाइट आ रही है वो बहुत ही कम इंटेंसिटी की आती है। तो कम इंटेंसिटी से जो इमेज बनेगा और जो उसकी रेजोल्यूशन होगी वो बहुत वीक होगी। अब उसको इल्यूमिनेट करना तो हमारे बस की है नहीं कि हम उस पर फ्लैश लगा दें या फ्लैश दे दें यहाँ से कि वो इल्यूमिनेट हो जाए। सो व्हाट कैन वी डू? अगर हम जो ऑब्जेक्ट की साइड जो लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो आंखों की तरफ होता है लेंस उसको हम बोलते हैं आईपीस, ठीक है। ये आंखें हैं और आईपीस इधर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट की साइड में लेंस है उसका अगर एरिया हम बढ़ा दें तो जो लाइट इंटरसेप्ट वो करेगा वो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, एनर्जी की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई अ लार्जर अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी हमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर भी ज़्यादा होगा और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। 97 हो गया। 2 और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज मैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा केपलर्स लॉ से है। चलिए देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एट पोजीशंस A, B, C आर काइनेटिक एनर्जी एट A, B, C आर गिवन, ब्ला ब्ला ब्ला, यही सब लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है, ये हम भी जानते हैं। केपलर्स लॉ इज वेरी इजी। AC इज द मेजर एक्सिस, SB इज द परपेंडिकुलर टू AC एंड पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है, दिया हुआ है। तो आपको इन तीनों को अरेंज करना है बेसिकली। मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिखाया तो मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑप्शन के साथ लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पूरा है क्या। ओके, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो केपलर के 3 लॉ हैं उसमें से सेकंड लॉ पे बेस्ड है। और सेकंड लॉ जो बेस्ड होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है
कि जितना डिस्टेंस कम होगा प्लैनेट और सन के बीच में, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। एंड व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट? अगर हम सन के पोजीशन के अबाउट उसकी एंगुलर मोमेंटम निकाले तो इट इज m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। बात ध्यान से सुन लीजिए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या तो v का r पे परपेंडिकुलर डालिए, जैसे मान लीजिए कि पोजीशन अभी यहाँ पे है इसकी, ऐसी एक बात कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, थोड़ा और ज़्यादा समझा दें। अब देखिए यहाँ पे इसका जो जो रेडियस है वो एंगल बना रहा है वेलोसिटी के साथ। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे r परपेंडिकुलर खींच दो, तो आपको r परपेंडिकुलर के साथ v को मल्टीप्लाई करना है, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल लो। दिख रहा है ना ये देखो, या तो आप ये डिस्टेंस ले लो, या फिर आप r के परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना होगा, जिसको कि आप v परपेंडिकुलर बोलेंगे। सो आइदर इट्स m इंटू r इंटू वी परपेंडिकुलर और m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी, इसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कांस्टेंट। अब छोड़ो इसको, अब बताओ a b और c इन तीनों पोजीशंस पे अगर हम बात करें तो सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पे होगा? ये देखिए, इसको पेरिजी बोलते हैं और ये एपोजी है। ये फारदेस्ट डिस्टेंस है c और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है a, जाहिर सी बात है बीच में b आएगा। सो डिस्टेंस ऑफ a इज स्मॉलेस्ट, देन कम्स डिस्टेंस ऑफ b एंड द लार्जेस्ट इज डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम द सन। तो वेलोसिटी बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होनी चाहिए। तो स्पीड जो आएगी वो a पे सर्वाधिक आएगी, तत्पश्चात b पे, और सबसे स्मॉल आएगी c पे। मास तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी बताएं कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा ए पे, फिर होगा बी पे और फिर होगा सी पे। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ये वाला, ठीक है। ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप लोग को केपलर्स लॉ समझाया, ठीक है। मेडिकल लेवल पे तो इससे ज़्यादा नहीं आता, तो ये चीज़ को याद रखिएगा, यही है ना, इसी को हर पॉइंट पे। केपलर्स सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल एट टू डिफरेंट पोजीशंस ऑन द सेम एलिप्टिकल ऑर्बिट। थर्ड लॉ बिल्कुल अलग है। थर्ड लॉ में इस पूरे ऑर्बिट को ही हम सर्कुलर मान लेते हैं, ठीक है, और सन को सेंटर पे मान लेते हैं। थर्ड लॉ में क्या आता है बताइए? टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब, और उसमें माना जाता है कि एलिप्टिकल नहीं है, सर्कुलर है, हर जगह रेडियस ऑफ ऑर्बिट सेम है, और इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। टाइम स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा स्क्वायर, और चूंकि ओमेगा जो होता है उसको v बाई आर भी लिख सकते हैं, तो इसको v स्क्वायर बाई 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे आर स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो उसमें v स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। ये जो मैंने लिखे हैं ये मैंने थर्ड लॉ के इक्वेशन लिखे हैं, लेकिन इसमें एक ऑर्बिट में आप कुछ भी कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज एक ऑर्बिट में तो सब कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसमें आप कंपेयर क्या करेंगे बताइए? इसमें आप दो अलग अलग ऑर्बिट में कंपेयर करेंगे, उनकी वेलोसिटी को, उनके टाइम पीरियड को, उनके ओमेगा को। तो हल्का सा ब्रीफिंग मैंने यहाँ थर्ड लॉ का दिया हुआ। क्या क्या ब्रीफिंग दिया थर्ड लॉ का बताओ, एक बार दोहराओ, है बताओ। किसी भी सन के अराउंड जो ऑर्बिट होगा, अच्छा उसको सैटेलाइट के लिए भी लगा सकते हैं, बिकॉज सर्कुलर ऑर्बिट दिखाता है आपको। तो प्लैनेट की वेलोसिटी का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका रेडियस होगा। तो दो अलग अलग प्लैनेट अगर हैं, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू r2 बाई r1 आ जाएगा। और ये उनके टाइम पीरियड और ओमेगा का रिलेशन है रेडियस के साथ। तो ये थोड़ा आपको थर्ड लॉ रिवाइज करवा दिया, हालांकि क्वेश्चन रिलेटेड है सेकेंड लॉ से। बस सेव करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 99, अ सॉलिड स्फीयर is in rolling motion. In rolling motion, the body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy. The ratio kT. Okay, so solid sphere is there. What we need to find out is kT divided by kT plus kr. So let's move. What is kT? Simply half mv square. And what is kr? Oh, it is half mv square plus half I ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है।
अब देखिए सर हाफ काट दीजिए, तो एम वी स्क्वायर छोड़ दीजिए यहाँ पे, यहाँ भी एम वी स्क्वायर आ जाएगा। आई को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 2/5 एम आर स्क्वायर, सही है, स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है। और ओमेगा को आप लिख सकते हो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर दफ़ा हो जाएगा, एम वी स्क्वायर भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना बताइए, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2/5। ऑन सॉल्विंग इट इज इक्वल टू 5/7 आई सपोज, यस, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिए कि रोलिंग में दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। ये पहले वाला जो पेपर मैंने डिस्कस किया था उसमें भी आपको बताया था। यहाँ मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, के यानी मोमेंट, ये रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं, इज इक्वल टू नेट काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। किसी का किसी से रेशियो लेना है तो आप लिख सकते हो, और इन सब की वैल्यू बराबर होगी हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये शॉर्टकट है, इससे आप के टी बाई के आर निकाल सकते हैं, इससे बस के टी बाई के नेट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमने के टी बाई के नेट निकाला तो एक बार में ही सॉल्व हो जाता है, इससे भी कर सकते हो आप क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, today's last question. If the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? Right? ऑप्शंस पढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। अब देखो भाई ऐसा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। उसको किससे मतलब है, उसको L से मतलब है और G से मतलब है। L हम चेंज कर नहीं रहे हैं। G का फॉर्मूला क्या होता है, G का फॉर्मूला होता है G × मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जिसमें ये G 10 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ये 10 टाइम्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली स्मॉल g भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स। तो g जो है वो हम क्या कर गया बताओ, g यहाँ पे कर गया है इंक्रीज। तो टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, टाइम पीरियड कर जाएगा डिक्रीज। तो ये जवाब हो जाता है सही, लेकिन हमें तो चुनना है गलत, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर, जी बढ़ गया है तो चलना मुश्किल हो जाएगा, पैर उठेगा ही नहीं, ठीक है, भारीपन लगेगा। तो ये भी सही जवाब है, लेकिन ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, रेन ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब वो एयर से होकर गुजरती हैं तो उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं उसको, और वो होता है r²g × डेंसिटी ऑफ ड्रॉप्स यानी वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जी इंक्रीज कर रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, तो ये भी सही है, लेकिन ये हमारा सही जवाब नहीं है। जी ऑन द सरफेस विल नॉट चेंज, ये गलत है, और इसीलिए यही हमारा करेक्ट रिक्वायर्ड ऑप्शन है। तो आज यहीं तक करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसके अलग अलग चैप्टर्स के थे वो क्वेश्चंस, और उनकी थ्योरी भी हमने डिस्कस की। और फिर अगली क्लास में अगले 10 या 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।